नाउ वी स्टडी फेमा। ओके, फेमा क्या है? फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन को हटा के यहाँ पे क्या कर दिया गया? मैनेजमेंट एक्ट। ओके, फेरा में यहाँ पे रेगुलेशन था, बट फेमा में इसको क्या कर दिया गया? मैनेजमेंट एक्ट। कब आया? 1999 में। ओके, ये एक्ट कब बना था? 1999 में। ओके, तो ये हुआ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। देखिए फेमा क्यों आया? फेमा से पहले क्या था? फेरा था। फेमा किसको रिप्लेस किया था? इट रिप्लेस किसको? फेरा को। फेरा वाई? क्योंकि फेरा एक स्ट्रिक्ट लॉ, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन था। ओके, जो क्या क्या था? सब पे क्या लगा रखा था? रिस्ट्रिक्शंस। उसको रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए क्या लाया गया? फेमा लाया गया। ओके, क्योंकि 1991 में क्या हुआ? एलपीजी आया। एलपीजी आया तो एलपीजी में क्या था? लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एंड थर्ड वन इज व्हाट? ग्लोबलाइजेशन। कैसे पॉसिबल था? विदाउट लिबरलाइजेशन के ग्लोबलाइजेशन क्या था? पॉसिबल था नहीं। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल करने के लिए पहले क्या किया? अपनी कंट्री को क्या किया हम लोगों ने? लिबरल। ओके, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी कंट्री को पहले लिबरल किया। किसके लिए? ग्लोबलाइजेशन के लिए। ओके, तभी तो हम ग्लोबलाइजेशन में जाएंगे। तो लिबरल करने के लिए क्या हुआ? रिस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें ग्लोबलाइजेशन तक जाना है तो ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तभी तो हम क्या करेंगे? ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे जाएंगे। ओके, तो जब 1991 में एलपीजी आया उस टाइम पे क्या था? फेरा था। बट फेरा से क्या था? फेरा में इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी कि एलपीजी फॉलो नहीं हो पाया। ओके, रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में हुआ था। वो क्या था? एलपीजी था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, बट ये क्या था? प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो पा रहा था। व्हाई? क्योंकि इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी हमारे कंट्री को। फेरा में रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, वो अमेंडमेंट से क्या हो रहे थे? अमेंडमेंट से नहीं हट पा रहे थे प्रॉपर तरीके से, इसलिए एक न्यू एक्ट लाया गया। फेरा की जगह पे एक नया एक्ट आया। क्या? फेमा। कब आया था? 1999 में। क्यों? क्योंकि उन्हें एलपीजी, जब एलपीजी आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, तो क्या हुआ? एलपीजी को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे थे। व्हाई? बिकॉज ऑफ सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। और ये रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पे थी? फेरा में पा रहे थे। अमेंडमेंट से जब सॉल्यूशन नहीं मिला अमेंडमेंट से, तो उसका सॉल्यूशन क्या आया? एक नया एक्ट बना, फेमा बना। रेगुलेशन की जगह पे यहाँ पे क्या कर दिया गया? मैनेजमेंट कर दिया गया। ओके, व्हाट इज फेमा? फेमा है क्या? फेमा क्या है? इट इज एन एक्ट। ये एक एक्ट है। कब बना था? मेड इन 1999 टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। ओके, देखिए ये क्या है? फेमा एक एक्ट है जो 1999 में आया था। किससे रिलेटेड? फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड लॉ में क्या करने के लिए? अमेंडमेंट करने के लिए। ओके, फेरा को कौन रिप्लेस किया था? फेमा किया था। कब? 1999 में। देखिए ये एक्ट आया 1999 में, बट इनफोर्स कब हुआ? इनफोर्स हुआ 2000 में। ओके, फेना की दो मेन एम थे। क्या करना? एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करना और प्रोमोट करना। किसको? फॉरेन एक्सचेंज को। ओके, हाँ, में जो रूल और रेगुलेशन होता है, रूल्स रेगुलेशन, उसको कौन पास करता है? पास बाय आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए फेमा में जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसको पास और कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ फेमा, हम क्या पढ़ेंगे? फेमा के स्ट्रक्चर। देखिए फेमा में टोटल सेक्शन कितने हैं? टोटल सेक्शन है फेमा में 49। ओके, और ये फेरा में कितने थे? 81। 81 से रिड्यूस करके ये कितना हो गया? 49 हो गया। सेक्शंस हैं वो 49 है, बट ये 5 पार्ट में डिवाइड है। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, देखिए तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है फेमा का? पहले वाले में आता है सेक्शन 1 और 2। इसमें क्या रहता है? एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, एंड सेकंड में आ जाता है डेफिनेशन। ओके, फर्स्ट सेक्शन में आता है एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, सेकंड सेक्शन में आता है डेफिनेशन। नाउ सेकंड स्ट्रक्चर में आता है सेक्शन 3 टू सेक्शन 9। ओके, सेक्शन 3 टू सेक्शन 9 किससे डील करता है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के रूल और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के क्या? रेगुलेशन। कैपिटल अकाउंट के रेगुलेशन, कैपिटल अकाउंट के रेगुलेशन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के रूल्स, ये किस में आते हैं? ये आता है सेक्शन 3 टू सेक्शन 9। नाउ सेक्शन 10 टू 12 आता है थर्ड में। ये किससे डील करता है? ऑथोराइज्ड पर्सन से। एंड हु इज ऑथोराइज्ड पर्सन? वो पर्सन जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। नाउ सेक्शन 13 टू सेक्शन 38, इसमें आता है कंट्रोवेंशन, पेनाल्टी, अपील एंड जस्टिफिकेशन। ओके, ये सारा किस में आ जाता है? सेक्शन 13 से सेक्शन 38 में। नाउ सेक्शन 39 टू 49 में आता है मिसलेनियस प्रोविजंस। ओके, तो ये रहा फेमा का स्ट्रक्चर। नाउ वी स्टडी एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा। ओके, देखिए फेमा कहाँ एप्लीकेबल है? किस पे? फेमा होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे क्या है? एप्लीकेबल है। पहले जे एंड के में नहीं था, बट सेक्शन 370 की वजह से क्या है? जे एंड के में भी एप्लीकेबल हो गया। ओके, एप्लीकेबल वहां पे फेमा एप्लीकेबल होगा। किस पे? पूरे इंडिया पे। इंडियन सिटीजन, भले वो आउटसाइड इंडिया हो, इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया, तो भी क्या होगा? फेमा
एप्लीकेबल होगा। व्हाई? बिकॉज वो रेसिडेंट कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। नाउ थर्ड वन इज, अगर कोई ब्रांच, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया है बट कंट्रोल और मैनेज हो रहा है किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा या इंडियन सिटीजन के द्वारा, तो वहां पे भी फेमा एप्लीकेबल होगा। ओके, देखिए फेमा में क्या है, दो अकाउंट होते हैं। फेमा में दो अकाउंट होते हैं। फर्स्ट वन इज करेंट अकाउंट एंड सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। फेमा में दो अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में कुछ विजिबल होते हैं, कुछ इनविजिबल आइटम्स होते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? एफडीआई होता है, एफपीआई होता है और बैंकिंग डिपॉजिट्स होते हैं। किस टाइप के डिपॉजिट्स? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। ओके, इनविजिबल में मेनली सर्विसेज आते हैं, कुछ परमिसिबल होते हैं और कुछ प्रोहिबिटेड होते हैं। परमिसिबल कौन से होते हैं? जो आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करता है। ओके, वो क्या हुए? उनको परमिशन मिल गया तो वो परमिसिबल हो गए। सेम थिंग कैपिटल अकाउंट में भी कुछ परमिसिबल होते हैं और कुछ प्रोहिबिटेड होते हैं। कोई क्या आ जाते हैं प्रोहिबिटेड में? चिट फंड, निधि कंपनी, ये सब आ जाते हैं। सेम चीज कैपिटल अकाउंट में भी है, उसमें भी परमिसिबल और प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, परमिसिबल वही जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई अप्रूव करता है, फॉर एग्जांपल लोन, ओवरड्राफ्ट, ओके, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। और प्रोहिबिटेड में क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी वही सारी चीजें आ जाएंगी, चिट फंड, निधि कंपनी, ये सब क्या है? इनको फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना मना है। अब हम देखेंगे डिफरेंस किसका? कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का। देखिए करेंट अकाउंट की मीनिंग क्या है? एन अकाउंट विच रिकॉर्ड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्केंटाइज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर बाय नेशन। ओके, इसमें क्या आता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है किसका? मर्केंटाइज और यूनिलैटरल ट्रांसफर का, उसी साल में किसके द्वारा? नेशन के द्वारा। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? कैपिटल अकाउंट में ट्रेडिंग और लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है, किससे रिलेटेड? फॉरेन एसेट से रिलेटेड। ओके, फॉरेन एसेट पे जो ट्रेडिंग होती है, ओके, और जो लाइबिलिटी होती है नेशन की, वो किसमें रिकॉर्ड होती है? वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। ओके, एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ट्रेडिंग ऑन फॉरेन एसेट एंड लाइबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंट्री। नाउ रिफ्लेक्ट, देखिए असर किस पे पड़ता है? करेंट अकाउंट का असर किस पे पड़ता है? नेट इनकम ऑफ कंट्री, कंट्री के नेट इनकम पे असर पड़ता है करेंट अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का किस पे पड़ता है? नेट चेंज इन ओनरशिप ऑफ नेशनल एसेट। देखिए कंपोनेंट में क्या आता है? करेंट अकाउंट में आ जाता है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट इनकम, ओके, एंड अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर। ये किस में आता है? करेंट में। गुड्स और सर्विसेज में जो ट्रेड होता है, जो इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, वो करेंट अकाउंट में आ जाता है। और कैपिटल अकाउंट में आता है एफडीआई, एफपीआई और गवर्नमेंट लोन्स, दैट मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट के लोन्स किस में आते हैं? कैपिटल अकाउंट में। अब हम एक क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें हम फेरा और फेमा में क्या डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके, कंपैरिजन बिटवीन फेरा एंड फेमा। देखिए फेरा इनएक्टमेंट क्या है? ओल्ड है, पहले फेरा आया था और बाद में क्या आया? फेमा। ओके, मीनिंग देखिए फेरा क्या होता है? इट रेगुलेट पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। ये फेरा क्या करता था? पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता था इंडिया में। और फेमा क्या करता है? इट फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, ये प्रोमोट करता है फॉरेन एक्सचेंज के डेवलपमेंट को और फैसिलिटेट करता है क्या? एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को। जिसपे फेरा ने रिस्ट्रिक्शन बनाया था, रिस्ट्रिक्शन लगाया था, उसको फैसिलिटेट करता है कौन? फेमा। जो रिस्ट्रिक्शंस फेरा ने लगाए थे उसको, उसी रिस्ट्रिक्शंस को हटा के फेमा क्या किया? फॉरेन एक्सचेंज को डेवलप किया। नंबर ऑफ सेक्शंस, फेरा में कितने सेक्शन है? 81 और फेमा में 49। 81 सेक्शन को रिड्यूस करके 49 कर दिया गया। अप्रोचेस टुवर्ड्स फॉरेन एक्सचेंज, फेमा का अप्रोच कैसा था? रिजिड था, दैट मींस स्ट्रिक्ट लॉ था, स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन थे जो चेंज नहीं होने वाले थे। बट फेमा क्या है? उसमें फ्लेक्सिबल रूल और रेगुलेशन बने हैं, ओके, जो टाइम टू टाइम क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। ओके, वायोलेशन, इसमें किसकी वायोलेशन थी? क्रिमिनल ऑफेंस की फेरा में। और फेमा में किसकी वायोलेशन है? सिविल ऑफेंस की। ओके, पनिशमेंट, ऑफेंस पे कैसी पनिशमेंट मिलती थी? ओके, देखिए फेरा में कैसी पनिशमेंट मिलती थी? इम्प्रिजमेंट, दैट इज जेल में कैदी बना के रखना। किस में मिलता था? फेरा में। और फेमा में कैसा पनिशमेंट है? या तो फाइन या तो इम्प्रिजमेंट, दैट मींस या तो फाइन, अगर फाइन नहीं दिया तो फिर कैदी बनाएंगे। बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस, सिटीजनशिप देखते थे। ओके, फेरा में सिटीजनशिप देखते थे, बट फेमा में क्या करते हैं कि 182 डेज देखते हैं, मोर देन 6 मंथ स्टे इन इंडिया। अगर कोई भी पर्सन 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है तो क्या हुआ? इंडियन रेसिडेंट हुआ। ओके, होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।